प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का कक्षा सप्तमी का दूसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है दादी माँ। इस पाठ के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। यहाँ लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। लेखक को जब किशन भैया का पत्र मिला कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, यह समाचार सुनकर लेखक को बड़ा दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई हुई यादें सजीव हो उठी और उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ आने लगीं, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार हो जाने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना व उनका ख्याल रखना तथा ख़ास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना। किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गीत गाना और अभिनव के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सो जाना और पकड़े जाने पर दादी माँ द्वारा पक्ष लेना और रामी की चाची की घटना याद आ जाती है कि और उनका सारा कर्ज माफ़ कर देना। यहाँ दादी माँ का स्नेह, प्रेम, ममता, सेवा, उदारता, परोपकार आदि भाव को लेखक ने दर्शाया है। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र उसको मनोयोग से सुनेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं प्रायः अनबनासा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी इन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता भी क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ प्रसंग में लेखक ने बताया है कि लेखक जब गांव से बाहर चले गए थे तो उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब उनको पता चला कि मेरी दादी माँ बीमार है तो कभी उदास भी हो जाते थे और उनके हितैषी मित्र उनका भला सोचने वाले लेखक को खुश करने के लिए कहते थे कि छुट्टियों में गांव मिलने के लिए जाएंगे और पीठ पीछे उनके मित्र हंसी उड़ाते थे। लेकिन लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत स्नेह था तो लेखक अपने मित्रों का बुरा नहीं मानते थे और उनकी आंखों के सामने शीत किरणों के समान दादी माँ की यादें उनको सजी हो जाती थी। अब आगे पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए मोथा और साई की अधजली घासें और घेरू और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। इस प्रसंग में लेखक ने अपने बचपन के यादों के बारे में बताया है। क्वार यानी आश्विन के महीने में जब वर्षा थोड़ी कम हो जाती है तो नालों में बहता हुआ पानी सड़ी गली घास बहाकर और तालाब में चला जाता है और वह तेज़ गर्मी के कारण और वह गंध छोड़ने लगता है और गांव के लड़के और उसमें झाग भरे में बहुत आनंद लेकर नहाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत में कोई लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के महीने में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा
बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था कि 2-1 दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी हो जाने क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यहाँ लेखक ने बताया है कि आषाढ़ और अगहन यानी पौष के महीने में अपने अपने खाने पीने का अलग अलग मज़े होते हैं। यानी कि जामुन, आषाढ़ के महीने में जामुन आम ना मिले तो कोई चिंता नहीं है, और पौष के महीने में पपड़ी चिवड़ा ना मिले तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन क्वार यानी कि आश्विन के महीने में गंधपूर्ण झाग में नहाना, नहीं नहाए तो उनको वह अच्छा नहीं लगता है। गंधपूर्ण झाग भरे जल में 2-3 दिन ही नहाए थे, और नहाए थे तो उनको ऐसा बुखार चढ़ गया कि वो चढ़ता ही चला गया, और इतनी सर्दी लगी कि 2-3 रजाई भी उन्होंने ओढ़ ली, और वह बुखार 12 बजे बाद उतरा। फिर आगे हम पढ़ते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सन शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों से सिरों पर सदैव टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, और दिन भर चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से तो आकर नहीं चला गया। आधी लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती। दादी माँ भी उसी झाग भरे पानी में नहाकर आई थी। दुबली पतली स्नेहपूर्ण शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन साड़ी पहनी हुई थी, और आकर देखा कि लेखक को बुखार है तो उसकी चारपाई पर और बैठ गई, और कभी उसके पैर हाथ को बार बार छूती थी, कभी पंखा झलती, और कभी हाथ पैर से कपड़ों से सहलाती थी। यानी कि दादी माँ ने उसकी सेवा और उसका ख्याल किया, समय पर भोजन वगैरह और उनकी दवाई का ध्यान रखती थी। अब आगे पढ़ते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुँचती, और वहाँ भी काम हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूस से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। महामारी विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर हो जाती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल सी हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, पर नौकर पानी दे जाता है। मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का क्या जी नहीं करता। अब यहाँ दादी माँ के बारे में बताया गया है कि दादी माँ
गंवई गांव की जो 50 तरह की दवाइयाँ थी वो सब नाम याद थे। जब गांव में कोई भी बीमार पड़ जाता तो सब वहीं पहुंच जाती थी। और जो बीमार के हाथ पैर छूना, पेट छूना और अनेक तरह मलेरिया और सर में बुखार, निमोनिया आदि का अपने विश्वास के साथ अंदाज़ा लगा लेती थी और उसी प्रकार की उनको दवाई देती थी। महामारी या संक्रमण की कोई बीमारी हो जाती तो सुबह उठकर जल्दी नहाती और घर में गूगल और धूप की धुआं करती थी और लवंग यानी लौंग और गुड़ का काढ़ा बनाकर पिलाती थी। और दादी माँ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती थी। यहाँ लेखक कहते हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आ जाता है, लेकिन दादी माँ जैसी सेवा कहाँ है। अब तो नौकर आता है, पानी पिला जाता है और मेज महाराज और खाना बनाकर खिचड़ी बनाकर दे जाते हैं और डॉक्टर नंबर देख जाते हैं और दवाई दे जाते हैं और दादी माँ की जैसी अब सेवा। अब आगे पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनों के आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती कि बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। जानने को तो यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थित वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा और बाहरी निकास में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास में कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपये में सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। और मांगन के समय तो कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करते करते फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ लेखक ने बताया है कि किशन भैया का विवाह हो रहा था और दादी माँ बहुत ही उत्साहित और आनंदित रहती थी और दिन भर कुछ न कुछ काम करती रहती थी और कोई भी पड़ोसन उनको बुलाती तो मना कर देती थी कि कार परोजन का समय ठहरा और अब सारा काम अपने हाथ से ही नहीं करूँगी तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। और दादी की अनुपस्थिति में सारा काम देरी से हो जाता था। अब यहाँ लेखक ने बताया है कि एक दिन दोपहर में दादी किसी पर क्रोधित हो रही थी और रामी की चाची को पहले दादी माँ ने कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन रामी की चाची ने उन्हें वापस नहीं लौटाए तो दादी माँ उन पर बहुत क्रोधित होती है कि पहले मांगने पर तो बड़ी आई थी मांगने के लिए, लेकिन अब पहले कहा था कि फसल कटने पर दे दूंगी, लेकिन अब तो फसल भी कट गई है, फिर अब क्यों पैसे नहीं देती है। अब आगे पढ़ते हैं। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी। चला है समझाने। रामी की चाची दादी के पैरों में गिर जाती है कि दादी माँ पैसे होंगे तब मैं दे दूँगी, लेकिन अब मेरे बेटी का विवाह है, अगर आप दया नहीं करोगी तो कौन दया करेगा, क्योंकि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरा विवाह का कार्य अधूरा रह जाएगा। कि दादी माँ गरीब है बेचारी, बाद में ये पैसे लौटा देगी।
आगे बढ़ते। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों और दूधों नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा कि उरुन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल तो आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। ने यहाँ दादी माँ की उदारता का वर्णन किया है। कई दिन बीत गए थे। लेखक को रामी की चाची मिली और दादी को आशीर्वाद दे रही थी। लेखक ने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? कहा कि मालकिन ने मेरा सारा ऋण मुक्त कर दिया है, ऋण कर दिया है, सारा कर्ज माफ़ कर दिया है। ऊपर से बिटिया की शादी के लिए 10 रुपये दिए हैं कि तेरी जैसी मेरी भी बेटी है, और ताकि 10-5 रुपये के लिए कोई विवाह में हंसाई ना हो। अब कहानी का शेष भाग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।